हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी डीडीए जेई का बहुत ही अच्छी लेवल पर चल रही होगी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग पर डे सेशन को अटेंड भी कर रहे हैं कि हम लोग डीडीए जेई का हम लोग प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जो कि फिलहाल 7 पार्ट्स अपलोडेड हो चुका है। वैसे कैंडिडेट, वैसे भाइयों जो अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप ये सारे पार्ट, खास करके प्रीवियस ईयर वाले पार्ट्स आप जरूर देख लें। क्योंकि आपको तब एग्ज़ाम का लेवल समझ में आएगा, क्योंकि 2500 रुपया लगा था फॉर्म को भरने में। ठीक है। तो उसको 2500 को आप मतलब इसी तरह जाने ना दें। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कम से कम, अगर नहीं तो प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा तो सफिशियंट है। लेकिन अगर आप सारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड पेपर भी आने वाला है। ठीक है। अगर वो भी देख लीजिएगा तो बहुत आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है। आप दूसरा बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको थोड़ा सा एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है। जो कि थोड़ा सा देखिए, कंटेंट पे काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा प्लस एक्सप्लेनेशन पे मैं थोड़ा सा और बेहतर काम कर पाऊंगा। ठीक है। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पे। ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, क्योंकि हम लोग को जान रहे हैं कि हम लोग को 9 बजे जो टाइमिंग है उसमें 9 बजे हमको पर डे वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज 830 kg पर मीटर क्यूब एंड टेक ए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये सेशन एंड होने के बाद आप लोग कितना स्कोर किए। ठीक है। स्कोर किए और कितना क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन तो देख रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन कितना है और कितना आप लोग का स्कोर किए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा टाइप। ठीक है। कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, इतना क्वेश्चन पर इतना क्वेश्चन है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का आने हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये करीब 75 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो मैं आपसे मतलब कह सकता हूँ कि आपका स्कोर, मतलब मे भी पेपर को देखकर आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग स्कोर देना नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो एग्जाम में आप सॉरी कमेंट में आप लोग अपना, जो भी जितने भी भाई देख रहे हैं, अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिए। ओके। चलिए देखते हैं कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो। हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट बाय वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ, क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, सॉरी डेंसिटी का साइन है, वाटर। ठीक है। इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। कितना है लिक्विड मेरा, कितना है, 1000 है। ठीक है। लिक्विड कितना है, 800 है, 1000 नहीं जी, 800 है, डिवाइडेड बाई वाटर मेरा 1000 है। तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो 8.830। तो ये इज करेक्ट आंसर। इस सब क्वेश्चन में इस सब क्वेश्चन तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, बीच द फॉलोइंग दो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है। ए और बी दो स्टेटमेंट है। तो हमको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है। बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग गलती नहीं करेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। देखिए क्या है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड बाय ए मेजरमेंट फ्रॉम ए टू रेफरेंस पॉइंट। ये ऑप्शन, ये सॉरी ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें क्या है कि वर्क फ्रॉम द पार्ट टू द होल। क्या हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पार्ट टू द होल पे वर्क करते हैं या कि होल टू द पार्ट पे वर्क करते हैं। तो हम लोग होल टू द पार्ट पे वर्क करते हैं, जो कि ये ऑलरेडी गलत
स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बी इज रॉन्ग कहाँ गया जी, बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, इज ट्रू, मतलब बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एज पर आई एस 456/2000 द इंश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी, बताइए मैं लेटरल स्टेबिलिटी का कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें से मैं इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। पर डे आपको, पर डे नहीं मतलब पर, हाँ पर डे तो मैं करा रहा हूँ, तो पर डे नया नया सेट हो रहा है, पर डे में आपको एक नए क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कभी इसका फार्मूला पूछ दे रहा है, कभी इसका कुछ डेटा पूछ दे रहा है, स्पेसिफिक डेटा जो उसी में से फार्मूला में से आया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, द इंश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी इन ए कैंटिलीवर बीम। देखिए अब यहाँ कौन कौन सा बीम बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम टू द लेटरल डिस्टेंस शैल नॉट बी एक्सीड, कितना स्पीड एक्सीड नहीं होगा, बताइए कितना एक्सीड नहीं होगा। हम लोग कैंटिलीवर में कितना पढ़े थे, 25 बी, और एक और क्या था जी, 100 b² बाई डी, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा हम लोग उसी को वैल्यू लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 25 बी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आपका सिंपली सपोर्टेड वाला केस में क्या था, 60 बी और क्या 250 b² बाई डी, ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है। समझ में आ गया सिंपली सपोर्टेड और क्या था सिंपली सपोर्टेड के केस में, और कैंटिलीवर के केस में सिंपली सपोर्टेड प्लस ये दो बीम का था, सिंपली सपोर्टेड प्लस कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम का केस था, ठीक है। दोनों में ही अप्लाई होता है ये वाला जो लेटरल स्टेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू आई एस 800/2007 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, बताइए। सेम क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ और सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहा है, बताइए कितना है उसका वैल्यू। टॉर्सनल बकलिंग के केस में आप लोग को बताया था मैं 300 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कराया हूँ, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट किसके स्टेटमेंट क्या दिया गया, वेस्ट वाटर कैरीज वे, बताइए वेस्ट वाटर कैरीज वे के बारे में चार गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है सो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। द लोड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट इज लेस इन द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द सेपरेट सिस्टम, ये गलत है। जब भी देखिए ट्रीटमेंट प्लांट में जब भी क्या बोल रहा है कि कंबाइंड सीवरेज में, ठीक है, कंबाइंड सीवरेज के केस में लोड जब भी अप्लाई होता है, ठीक है, तो लोड मोर होता है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर होता है, तो यहाँ लेस बोल रहा है, लेस बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि द लार्ज साइज ऑफ सीवर, ठीक है, द लार्ज साइज ऑफ सीवर इज रिक्वायर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द सेपरेट सिस्टम, ये सही है, लार्ज साइज ऑफ सीवर। द सीवेज इन द सेपरेट सिस्टम विल बी मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म कैरेक्टर एंड सो विल बी इटसेल्फ मोर इजिली प्यूरिफिकेशन, ये एकदम एकदम सही है, ठीक है। चांसेस ऑफ चॉकिंग आर लेस, चांसेस ऑफ चॉकिंग आर लेस इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द सेपरेट सिस्टम, एकदम सही है, ठीक है। जब भी कंबाइंड सिस्टम का हम लोग कंबाइंड सीवरेज सिस्टम का बात करें तो उसमें चांसेस ऑफ चॉकिंग कम होता है, कब कब कम होता है, जब वो मतलब कंबाइंड सिस्टम में जब वर्क करता है, तो यही कसो आपको आप वर्क करेगा पार्शियली सेपरेट सिस्टम में या फिर सेपरेट सिस्टम में, तो उसमें चॉकिंग का फेनोमेना इंक्रीज कर जाता है, चॉकिंग होने का चॉकिंग जिस कारण से होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बोला कंबाइंड सिस्टम के केस में चांसेस ऑफ चॉकिंग आर ए लेस इन ए कंबाइंड सिस्टम, ठीक है, कंबाइंड सिस्टम में कम होता है, मतलब ये तीनों ऑप्शन मेरा सही है। लेकिन ये जो है यहाँ लेस ना देकर अगर मोर रहता ना, तो ये ऑप्शन मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है मेरा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, बताइए IS12 क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर ए पोरली ग्रेडेड सॉइल, बताइए ग्रेडेड और ग्रेवल सॉइल, बताइए पोरली ग्रेडेड सैंड कौन होगा जी, पोरली ग्रेडेड सैंड क्या होगा बताइए जल्दी। बताइए ऑप्शन नंबर SP, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि इन ट्रांसवर्स सर्वेइंग द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन पी क्यू लेंथ इज 320 मीटर एंड मेजरिंग द होल सर्कल बियरिंग, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग जो कि 30 डिग्री दिया गया है। कैलकुलेट द डिपार्चर, बताइए सेम क्वेश्चन कल के डेट में मैं बताया हुआ हूँ, बट उसमें क्या था, उसमें आपको पूछ रहा था, इसमें उसमें पूछ रहा था, मतलब प्रीवियस डे में पूछ रहा था, उसमें लेटीट्यूड पूछ रहा था, लेटीट्यूड निकालने के लिए बोला था, यहाँ क्या बोला, डिपार्चर निकालने के लिए बोला है। तो बताइए कुछ चेंजिंग है क्या? कोई चेंजिंग नहीं है। लेटीट्यूड के केस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, लेटीट्यूड के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, एल कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन आपका डिपार्चर के केस में क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। कुछ थोड़ी है, वो तो फिगर आप लोग को बता ही दिए थे, ये वाला फिगर, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये आपका आपका डिपार्चर होता है, ये आपका लेटीट्यूड होता है, ठीक है। तो हम लोग को भी जानना है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला याद है तो हम लोग फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। एल मेरा कितना है 320, साइन साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, काटेंगे कितना आ गया 160। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच इज द सॉरी कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट रिस्पेक्ट फॉर ए कट बैक बिटवीन। अच्छा, कट बैक बिटवीन क्या होता है, पहले हम लोग कट बैक बिटवीन जाने क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए कट बैक बिटवीन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये प्रोड्यूस किया जाता है कट बैक बिटवीन को, ठीक है। जनरली ये आपका फ्रिक्शनल और आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है। लेकिन मेनली हम लोग का बात किया जाए, देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन लाइक ए केरोसिन, ठीक है, लाइक ए केरोसिन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन। क्या ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत स्टेटमेंट है, बताइए। जब भी हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन को बिटुमिन में, जानते हैं कि बिटुमिन आप लोग जानते, आप लोग बिटुमिन के बारे में जानते ही हैं क्यों कैसा होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो रहता है उसी को बिटुमिन बोला जा रहा है, ठीक है। अलकतरा जिसको हम लोग बोलते हैं अलकतरा, ठीक है। आप लोग देहात मतलब देसी लैंग्वेज आप लोग जानते होंगे कि अलकतरा मतलब रोड बनाने के काम में आता है, उसी के बारे में बोल रहा है, उसी को क्या बोल रहा है, बिटुमिन बोल रहा है। आप लोग अच्छा से वाकिफ होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जब हम लोग बिटुमिन ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है कि उसका जो विस्कोसिटी रहता है, ठीक है, उसका विस्कोसिटी को कम कर दे रहा है, जो कि ये ऑप्शन सॉरी ये स्टेटमेंट एकदम राइट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। और क्या करता है, जब भी हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को बिटुमिन में जैसे ही हम लोग उसको ऐड करते हैं तो उसका विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है, तो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, उसका जो आपका पेनिट्रेशन पावर है, जैसे ही मान के चलिए कोई विस्कोसिटी है, मतलब कोई आपका बिटुमिन है जब उसमें हम लोग कुछ विस्कोसिटी मतलब कुछ हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ हम लोग उसमें ऐड कर दिए, ठीक है, मिला दिए। हम लोग जान रहे हैं कि जब मिलाएंगे तो उसका तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा ही, ठीक है। विस्कोसिटी डिक्रीज करने के साथ साथ उसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर जो होता है विटामिन का, उसको भी इंक्रीज कर देता है, मतलब और जल्दी पेनिट्रेट होता है, समझ गए। देखिए जी वही उसी तरह ये सेम स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक अ केरोसिन इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ विटामिन ऑन द एस्फाल्ट सरफेस, याद रखिएगा ऑन द एस्फाल्ट सरफेस। जब भी हम लोग आपको बताया कि कोई भी बिटुमिन है, जब हम लोग बिटुमिन में किसी भी प्रकार का हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं, लाइक ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लाइक केरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सारा आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को किसी भी मतलब बिटुमिन में ऐड करेंगे तो उसका विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, एकदम कन्फर्म है। मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज करने के साथ साथ उसका जो पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज कर देता है उसको, याद रखिएगा। इसको डिक्रीज नहीं करेगा, पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज करेगा लेकिन विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का दोनों का है इसी तरह सेम क्वेश्चन किसी और एग्जाम में पूछा गया है कि पूछ दिया था कि नहीं, बताइए कि जो जब हम लोग किसी बिटुमिन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, अगर हम लोग बिटुमिन में अगर हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है कि रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है, क्या रहता है, सो बताइए। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बन रहा है, ठीक है।
और एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं बताया वो क्वेश्चन आया हुआ है। अरे ये क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गया। अरे ये जो स्टेटमेंट जो इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, दोनों स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट वाइज दे दिया गया है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में हम देखे हैं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन जैसे इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ ए बिटुमिन, इसी तरह पूछेगा क्वेश्चन बना के कि द एडिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ ए बिटुमिन, बताइए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमिन में क्या करता है, डिक्रीज दे देगा, इंक्रीज दे देगा, रिमेन कांस्टेंट दे देगा। आप लोग क्या मारिएगा, जब ये स्टेटमेंट आपको कंफर्म रहेगा, माइंड में लोड रहेगा कि जब हम लोग किसी भी बिटुमिन में हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो क्या करता है, उसका विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। मैं 4 से 5 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पहले ही बोला हूँ कि आपको क्लास में जितने भी क्लासेस होंगे, आपको जितना भी प्रीवियस ईयर है, आपको क्लास में ही आपको माइंड में सेट कर दूँ, ठीक है, विथ ट्रिक के माध्यम से, या फिर 4 बार मैं जब बोल सकता हूँ तो आप मेरा जब आपको एग्जाम देना है, आपको भी तो कम से कम 4 से 6 बार बोलना पड़ेगा, तभी तो आपको माइंड में लोड होगा ना, ठीक है। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार रिकॉल करने से आएगा, ठीक है, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, बताइए। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए किसका यूज हम लोग, मतलब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में किसका इफेक्ट नहीं होता, ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन गलत है, ठीक है। बताइए, देखिए कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग बोल रहे हैं ना, तो रिड्यूस रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये सही है, इसको अफेक्ट करेगा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग को, उसका रेट ऑफ रिड्यूस द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये सही है। फ्रीजिंग, आप लोग जानते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में फ्रीजिंग और थोइंग वाला कंडीशन हम लोग देखे थे, याद कीजिए, हम लोग पिछला या फिर मतलब आप लोग सेट देखिएगा, आप लोग सेट को याद आता होगा कि हम लोग सेम क्वेश्चन इसी टाइम, मतलब फ्रीजिंग एंड थोइंग वाला कंडीशन उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेन इन ए प्लास्टिक कंक्रीट, ये एकदम सही है। डिले ऑफ हार्डनिंग सेटिंग टाइम, आप लोग जान रहे हैं कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्या करता है, डिले, उसको हार्डनिंग सेटिंग टाइम को डिले करता है, मतलब इसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इंक्रीज नहीं करता है, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी इज सही है, कि इसमें हमको नोट पूछा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या होता है जी, ई इक्वल टू जी 1 प्लस म्यू, रिजिडिटी फॉर अलॉय ऑफ बॉडी जिसका इलास्टिसिटी कितना दिया गया है, ई इक्वल टू 200 गुना 10 के पावर 3 टू जी 1 प्लस म्यू 0.25, ठीक है। यहाँ से तो आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं पूरा बनाना पड़ेगा, बताइए जी 1.25, यहाँ से तो आप आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग 125 में जब 200 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 250, अब 2 पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 200 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.50, यहाँ से हम लोग निकल जाएगा जी जी निकलेगा जी, यहाँ से कितना है बताइए, कितना होगा जी, सॉल्व कीजिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 80 GPA आएगा, ठीक है। कुछ है नहीं, बस सॉल्व करना है, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ ए सीवर ऑफ अ डायमीटर 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, बताइए उसका आपका क्या बोलता है, उसका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितना होता है। याद रखिएगा, जब भी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की बात करें, डायमीटर दिया है कितना 30 से 60, उसका जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होता है कितना होता है 75 सेंटीमीटर पर आवर। 75 सेंटीमीटर पर आवर एक और वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन बोलते हैं, ड्राई कंडीशन कोई भी, मतलब मेरा मान के चलिए कोई मेरा कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है, ठीक है। द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन का यूज होता है, मतलब उसका फॉलो करता है, तो ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन में उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है कितना होता है, मैक्सिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है कितना 75 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर और 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक टेबल है, इसका मैं एक टेबल आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ऑटोमेटिक में। देखिए यहाँ क्या है,
डायऑक्सीवर, यहाँ क्या है, डायऑक्सीवर। और यहाँ क्या हो गया आपका स्पेसिंग, सॉरी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। ठीक है, मेरा डाया अगर कितना है 15 से 25 है, 15 से 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या है 15 से 25 सेंटीमीटर में है। फिर आपका सॉरी 30 से 60, 30 से 60 सेंटीमीटर में है, या फिर इससे एभव है, एभव 60 सेंटीमीटर में है। तो इसका जो आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होता है 15 से 30 सेंटीमीटर रहेगा डाया का साइज, उसमें आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितना होगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर 30 से 60 रहेगा तो कितना होगा आपको बताया मैं 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपका डाया 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपका जो कितना होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच द फॉलोइंग इज अ माइनर लॉसेस इन अ पाइप, टेक भी, कहाँ गया जी, ये भी स्क्वायर बाई 2g है, वेयर भी यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये कितना है भी स्क्वायर बाई 2g लिखा हुआ है, वेयर भी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। बताइए भी स्क्वायर बाई 2g जो होता है वो माइनर लॉसेस होता है, आप लोग जान रहे हैं कि एक माइनर होता है एक मेजर होता है। ठीक है, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कि माइनर लॉसेस क्या होता है, माइनर लॉसेस जो हो रहा है उसका फॉर्मूला कितना दिया भी स्क्वायर बाई 2g, किसका होता है ये याद रखिएगा कि एक होता है माइनर लॉसेस, एक होता है मेजर लॉसेस। ठीक है, माइनर लॉसेस, हाँ माइनर लॉसेस में ये किसका है, ये आपका एग्जिट का है, एग्जिट ऑफ द पाइप का है, या फिर आपका इंट्रेंस ऑफ द पाइप का है। याद रखिएगा ये जो एलवेज होता है आपका एग्जिट ऑफ द पाइप का है। ठीक है, किसका फॉर्मूला आपका एग्जिट ऑफ द पाइप का है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा भी स्क्वायर बाई 2g। यही कैसे रहेगा एंट्री, एंट्री का पूछेगा हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड, यहाँ लिखता हूं मैं लॉस ऑफ हेड एट एंट्री, एंट्री ऑफ पाइप कितना होता है एंट्री ऑफ पाइप के लिए 0.5 भी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, याद रखिएगा और दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ये टॉपिक से आपको अच्छा खासा 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आप लोग तो जान ही रहे हैं, बल्क मॉडुलस कैसे, बल्क मॉडुलस निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है जी, ई इक्वल टू बल्क मॉडुलस, फॉर्मूला ई इक्वल टू 2g, या फिर क्या होता बताइए, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो आपका ई मेरा कितना दिया गया 180 गुना 10 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 इंटू 0.25। ठीक है, ये कितना हो गया 1 माइनस 0.25 से 0.5 हो गया, माइनस करेंगे तो आ गया 0.5 गुना 3g 3k इक्वल टू 180 गुना 10 के पावर 3, 5 दिया 15, तो 180 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इक्वल टू के। यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ना, कुछ तो करना नहीं है इसमें। आप लोग मैं यहाँ इस प्रॉब्लम में बैठाना है, आंसर लाना है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 120 है। ठीक है, 120 जीपीए है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सारा तो कर ही दिया, खाली थोड़ा सा तो उसमें आपको फॉर्मूला बैठाना, कुछ फॉर्मूला कहाँ बैठाना, खाली सॉल्यूशन करना है, जोड़ घटाव करना है, वो तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सरफेस टेंशन सॉप बबल डायमीटर 8 सेंटीमीटर डाया दिया गया है, इंटरनल प्रेशर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। आपका सॉप बबल के फॉर्मूला क्या होता है, सॉप बबल बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, सॉप बबल का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सरफेस टेंशन, मतलब ये निकालना है। चेंज इन प्रेशर कितना गया है देखिए तो, इंटरनल प्रेशर 3 दिया गया है इक्वल टू
8 सिग्मा बाई डाया कितना है जी, 80 mm, ठीक है। तो 0.8 मीटर। हमको अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हमको सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा को बाहर कीजिए, ये जो 8 है, 8 और 3 को नीचे कीजिए और 0.8 को ऊपर कीजिए। देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, ये सिग्मा इक्वल टू क्या होगा गुना में आ जाएगा, भागा में, ये भागा में है, भागा में आ जाएगा गुना में, 3 गुना 0.8, यहाँ से आ जाएगा। सीधा सीधे काट दीजिए ना जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसमें दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत आपका आंसर जो आ रहा है तुरंत मार के आगे बढ़िए। इसी तरह एग्जाम में मतलब अप्रोच लगाइए, सो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज शियर स्ट्रेस, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर वुडन बीम जिसका विड्थ दे दिया है, डेप्थ दे दिया है एंड 3 मीटर लॉन्ग लॉन्ग कैरीज फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है, ठीक है। विथ इंटेंसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर मीटर दिया गया है। बताइए कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये इस फार्मूला को आपको 3 दिन लगातार, अभी सेशन चल रहा है, 3 दिन लगातार ऐसा क्वेश्चन, मतलब आपका शियर स्ट्रेस टॉपिक से रेक्टेंगुलर रहे या फिर आपको ट्रेंगुलर रहे पूछ रहा है, ठीक है। एक दिन आपको मैं अभी नहीं, मतलब ये सेशन कंप्लीट होगा प्रीवियस सर, तब मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक लाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। प्लस पढ़ने के साथ आप पढ़िएगा, कहाँ से पढ़िएगा, अगर आपके पास है तो पढ़ भी कीजिएगा, साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जो क्वेश्चन यहाँ हो रहा है वही आप कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मतलब तीनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी भी ऐसा होगा, कभी नहीं, एग्जाम से पहले DDA से एग्जाम से पहले मैं आपको ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है जी, बताइए। तो रेक्टेंगुलर के केस में देखिए यहाँ क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर, बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन, टाउ मैक्स कितना होगा, सीधे निकालिए टाउ मैक्स। क्या होता है टाउ मैक्स इक्वल टू, क्या होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर के इसमें 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज टाउ एवरेज, ठीक है, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो मेरा 3/2 टाइम्स, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स इंटू टाउ एवरेज। टाउ एवरेज मेरा कितना दिया गया है, देखिए तो टाउ एवरेज का वैल्यू दिया गया है कितना है, 2.4। कहाँ है जी, देखिए है ना, ये 2.4 दिया गया है। तो हमको 2.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट में, उसमें निकालना नहीं कि टाउ एवरेज का वैल्यू V/BD नहीं निकालना है, इसमें दे दिया गया है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3.6 आएगा, ठीक है, 3.6 MPa आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3.6 MPa, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि क्या है, 2 स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट 1A और स्टेटमेंट B, किसके केस में दिया गया भाई, दिया गया है रिटेनिंग वॉल सब्जेक्टेड टू द अर्थ प्रेशर। अच्छा, अर्थ प्रेशर वाला टॉपिक सॉइल से उठा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर, स्टेटमेंट ए क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर इज डेवलप व्हेन द वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल। क्या ये सही नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं, बताइए। हम लोग क्या जानते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर दो होता है ना, एक होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर और दूसरा होता है क्या, पेसिव अर्थ प्रेशर। पेसिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, ठीक है। और आपका पेसिव में क्या, एक्टिव में क्या होता है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, पेसिव में क्या होता है, टुवर्ड द बैकफिल, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर इन डेवलप व्हेन द वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज जनरेटेड देन एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ग्रेटर देन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्या ये सही है, ये सही है गलत है, सब बताइए। एक्टिव अर्थ प्रेशर इज जनरेटेड ग्रेटर देन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। आप लोग ये टेबल आप लोग पढ़े होंगे, ये टेबल आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ जो होता है क्या हो गया, रेस्ट वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका पेसिव हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए तो हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ग्रेटर देन, एक्टिव अर्थ प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, एक्टिव एक्टिव अर्थ प्रेशर इज क्या हो रहा है, देखिए तो
आपका जो ये ग्राफ आप लोग देख रहे थे, ये आपका एक्टिव का है, ये आपका पेसिव का है। तो एक्टिव आपका कम है नहीं जी, एक्टिव यहाँ पर कम है ना, ये मेरा रेस्ट का है, एक्टिव मेरा कम है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर इज ग्रेटर देन, ये जो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज क्लासिफाई एज द स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बताइए, इसको मैं कितना बार बताया हूँ, कितना बार बताया हूँ, जिसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। हर ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका कल भी मैं कराया था, सेम क्वेश्चन था, सेम नहीं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इसी टॉपिक से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से और आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से पूछा गया था। यहाँ क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से पूछा गया है। बताइए कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल नहीं, कौन सा बीम इसके अंदर आएगा। मैं ट्रिक क्या बताया था, IPFC2 इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, IPFC2, 2 से 2 हिंज, C से कंटिन्यूअस, P से फिक्स इंड बीम, फिक्स बीम, और P से प्रोप कैंटिलीवर। देखिए तो इसमें कौन है, 3 हिंज है, नहीं होगा। प्रोप कैंटिलीवर है, प्रोप कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है, नहीं है। ये यहाँ मेरा कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ क्या दिया, कैंटिलीवर दिया है, जो कि ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ट्रिक आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें भाइयों, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रॉस सेक्शन which can develop the plastic moment, cross section which can develop the plastic moment of resistance but have inadequate plastic hinge, but have inadequate plastic hinge rotation capacity for the formation of plastic mechanism before buckling are called, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बिफोर बकलिंग आर कॉल्ड प्लास्टिक सेक्शन, या फिर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, या फिर कॉम्पैक्ट सेक्शन। बिफोर बकलिंग बोल रहा है ना, बिफोर बकलिंग बोलता है, इसमें क्या होगा, आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन इज नॉट अप्लीकेबल, बताइए किसमें अप्लीकेबल नहीं है। बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है, अजम्पशन क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन था, उसका स्टेटमेंट क्या क्या है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इन विस्कस, फ्लो इज इन रोटेशनल, फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज आइडियल, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है। फ्लो इज स्टडी है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इज आइडियल है, लेकिन फ्लो इरोटेशनल होता है, लेकिन क्या है, रोटेशनल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ठीक है, क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए कंक्रीट मेकिंग। बताइए, कंक्रीट मेकिंग के लिए आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और उसमें क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है, ठीक है, कौन गलत है, सब बताइए। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या कि ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटेंस फॉर्मेशन ऑन कंक्रीट सरफेस। अच्छा, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटेंस। लेटेंस क्या होता है जी, लेटेंस क्या होता है, देखिए लेटेंस क्या होता है कि जब भी मेरा कंक्रीट के ऊपर, मतलब जब हम लोग कंक्रीट पहले कर दिए, ठीक है, कंक्रीट हार्ड हो गया, तो कंक्रीट हार्ड होने के बाद जो आपका सीमेंट का स्लरी और वाटर जब दोनों टॉप सरफेस पे आ जाता है ना, कहाँ पे, टॉप सरफेस पे, कौन सा टॉप सरफेस पे, कंक्रीट हार्डन होने के बाद जब कंक्रीट धीरे धीरे हार्डन स्टेट में होता है, तो वहीं से आपका क्या है, जो कि आपका सीमेंट का पेस्ट, सीमेंट का स्लरी और पानी जब दोनों कंक्रीट सरफेस पे आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंस बोलते हैं, जो कि ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा गलत है, ठीक है, उसको ब्लीडिंग बोल रहा है, जो कि गलत है ये। द सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, मशीन मिक्सिंग इज मोर एफिशिएंट देन हैंड मिक्सिंग, सही है। वेट बेचिंग इज मोर प्रिसाइज, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, बताइए, एक कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड और यूडियल लोड विथ इंटेंसिटी ऑफ 1 किलो न्यूटन, ठीक है, लोड लग रहा है, यहाँ एक लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द शेयर फोर्स एट ए सेक्शन, बताइए सी सेक्शन पे हमको शेयर फोर्स निकालना है, तो हम लोग यहाँ एक्स सेंटर एक्स हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक सेक्शन कंसीडर कर लिए, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस मेरा कितना है 0.5, कितना है 0.5
तो शेयर फोर्स क्या होता है बताइए, तो शेयर फोर्स क्या वर्टिकल वर्टिकल फोर्सेस होता है। तो मेरा ये लोड अगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर लोड लोड ऐड करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि शेयर फोर्स एट सी जो होगा आपका 2 किलो न्यूटन होगा, होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्बेस्टस मटेरियल। बताइए, इसके बारे में भी मैं डिस्कस किया हूँ इस टॉपिक से, मतलब एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस जो मटेरियल है, इसके बारे में हम लोग एक पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ठीक है, देखते देखते हम लोग क्या होता है। नॉन एसिड रेसिस्टेंस एस्बेस्टस इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रिस्टल एस्बेस्टस, एकदम सही है। When asbestos is heated at a 550 डिग्री सेल्सियस, asbestos lose the elasticity। क्या है? Asbestos lose the elasticity and strength becomes brittle and देखिए, ठीक है, brittle and यहाँ restore its property on cooling। गलती है, ये स्टेटमेंट गलती है। गलती कैसे? स्टेटमेंट सही है बट एक जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के कारण यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्या होता है? वो तो इतना डिग्री पे हम लोग हीट करने के बाद क्या होता है, वो इलास्टिक होता है, उसका लो इलास्टिसिटी उसका लॉस हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, और वो ब्रिटल मटेरियल में कंसिडर कर किया जाता है, जिसके कारण ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ये फेल भी होता है, यहाँ पर वो फेल हो जाता है, फेल रिस्टोर इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग। ठीक है, जो कि यहाँ फेल नहीं लिखा गया है, जो कि ऑप्शन गलत है, मतलब इनकरेक्ट यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। चलिए बताइए कि इन टैकोमेट्री सर्वे द सबटेंस बार मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबटेंस बार का हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो। मूवेबल हेयर मेथड। आप लोग को मैं बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैं से कराया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। बताइए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सीमेंट इज अ प्रॉपर्टी सीमेंट इज यूज टू ए फाइनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसे तो इजी क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत मार के आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल। बताइए, अनकाइंड कंपैरिजन टेस्ट पढ़े आप लोग, ये कुछ ये तो गलत है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़े हैं, वेन शेयर टेस्ट पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर बी जो करेक्ट आंसर है, जो कि इसमें नो ये कोई टेस्ट ही नहीं जो हम लोग इसमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग system in the sewage allow to sprinkle over the bed of a coarse rough and hard filter media and it is a collected rough to the under drainage system। बताइए, आप लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे कि ट्रिकलिंग फिल्टर जो एक लार्ज आपका सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है, बीच से एक पाइप निकला हुआ रहता है, ठीक है, एक सर्कुलर एरिया होगा, बीच से पाइप आता है, ठीक है, अब पाइप आता है और उसी में प्रोन्स रहता है, मतलब पाइप में छेद रहता है और उसी से पानी वहाँ इंटेक करता है, मतलब नीचे से। देखिए, हमें फिगर बताता हूँ कि इधर से इसमें पाइप आता है, यहाँ से एक पाइप निकला हुआ रहता है, ठीक है, और इसी पे इस टाइप से लगा हुआ रहता है, यहाँ 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 मतलब वहाँ का होल रहता है। और जब ये रोटेट करता है और नीचे क्या पूरा आपका कोर्स ग्रेन है, ठीक है, कोर्स ग्रेन रफ है, पूरा पूरा मतलब भरा हुआ है, खाली कोर्स ग्रेन है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर से भरा गया है, एक तरह से नेचुरल ये है, ठीक है, नेचुरल से ये प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो ये जब ये घूमता है, ये चारों साइड इसी तरह घूमता है, इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि बहुत मस्त टॉपिक है और मस्त कंसेप्ट भी इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जब ये घूमता है, ठीक है, घूमता है तो क्या करता है, जो सारे जो वेस्ट वाटर पानी है, वेस्ट वाटर जब पानी इसमें से इंटेक कर रहा है और पानी इस पाइप से जब चारों साइड जब स्प्रिंकल हो रहा है, तो क्या होता है कि जितना भी आपका वेस्ट है, ठीक है, ऊपर हो जाते हैं, और जितना भी पानी है वो सॉइल क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर पत्थर है, पत्थर के थ्रू नीचे चले जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लीन कर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम क्या करता है जी, बहुत बार बताया, बताइए, प्रिवेंट द सेटिंग टाइम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। बताइए, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज इट डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज श्रिंकेज इंडेक्स। ये सब क्वेश्चन तो इजी है, इस समय तो गलती नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग बैक साइड
take a stop of soffit of a cantilever beam. Point A is up 2.065. The stop reading at a point B is, point B जो फोरसाइट है नॉर्मली हेल्ड इन 1.25 मीटर दिया गया है। RL ऑफ पॉइंट बी निकालना है, हमको पूछ रहा है क्या जो दिया गया है, RL ऑफ पॉइंट ए दिया गया 100 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन है फोर साइड दिया गया है। फोर साइड कितना है मेरा 1.250। ठीक है, मेरा बैक साइड दिया गया है, बैक साइड मेरा कितना है 2.065। बैक साइड का जो रीडिंग है ये निगेटिव है, निगेटिव इस सेंस में है क्योंकि ये इन्वर्टेड स्टॉप है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्टेड स्टॉप है जिसके कारण बैक साइड का जो रीडिंग है कम है। ठीक है, इसी कारण हम लोग इसको निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या होता है। हम लोग जानते हैं एच आई इक्वल टू क्या होता है RL प्लस BS। ठीक है, तो हम लोग RL कितना है जी, एक RL 100 है, 100 प्लस 2.065, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये कितना आएगा 97.3। ठीक है, 97.3 सॉरी 9935। अब ये आपका क्या आ गया एच आई आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेरा जो ये क्या बोलते हैं बीम है, बीम मेरा कहाँ बॉटम है, तो हमको बॉटम में निकालना पड़ेगा RL। ठीक है, तो RL ऑफ बॉटम इजकल टू क्या होगा, RL इजकल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आपका क्या, ये जो आपका आ गया FS कितना है जी, आपका HI कितना आ गया 97.935 माइनस 1.250। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 96.68 आएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर है 96.68 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए। फिगर ए, मेंबर ए क्या बोल रहा है, मेंबर ए को क्या बोलता है आपका प्रिंसिपल ट्रस। आपका जो मेंबर बी है, मेंबर बी को क्या बोलते हैं परलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ एरिएशन टेक्निक। बताइए एरिएशन टेक्निक क्या होता है। एरिएशन टेक्निक तो आप लोग जानते ही हैं, क्या रिमूव करता है गैसेस एंड आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, देखते हैं, देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि टू रिड्यूस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ये गलत है। इट डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर, एकदम सही है। इट कन्वर्ट द आयरन मैग्नीज फ्रॉम देयर सोलूबल स्टेट इन इनसोलूबल स्टेट। ठीक है, इट रिमूव द टेस्ट एंड ऑर्डर, एकदम सही है। बाय द गैसेस, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दो स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ए स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम। ठीक है, कोई मेरा आरसीसी बीम है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है मेरा कि स्पेसिंग ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम shall be reduced at the middle portion along the length of the beam when compared to the portion of the beam near the support। बताइए समझ में आया। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें बोल रहा है कि स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग हम लोग सेंटर पे क्या बोल रहा है, सेंटर पे रिड्यूस कर रहे हैं। क्या ये ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है या फिर गलत है, बताइए ये क्या सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या है, द पोजीशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शैल बी अबव द न्यूट्रल एक्सिस इन ए केस ऑफ कैंटिलीवर बीम फॉर ए यूडियल लोड डायरेक्टेड टूवर्ड द डाउन। बताइए ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। आप लोग ये तो मैं आपको बहुत बार बताया कि कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, और डाउनवर्ड लोड लग रहा है या फिर अपवर्ड लोड लग रहा है। इस कंडीशन में आपका
किधर ज़्यादा, मतलब मेन रेनफोर्समेंट हम लोग कौन सा साइड प्रोवाइड करेंगे, टॉप में या फिर बॉटम में, ठीक है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है जी। ये एकदम स्टेटमेंट सही बोल रहा है ना। ये स्टेटमेंट जो आप कैंटिलीवर बीम वाला स्टेटमेंट है, ये मेरा सही बोल रहा है। ये जब हम लोग आपका जो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एबव द न्यूट्रल एक्सिस, जो कि आपको मैं बताया हूँ, फिगर बना कभी बताया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कहाँ गया, बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS 10262/2019 the required water content per cubic meter of a concrete for a nominal maximum size of aggregate for a desired workability, ठीक है, to increase or decrease 25 mm slump। बताइए कितना इंक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज अबाउट 3%, ठीक है। ये टेबल है, टेबल आप याद कर लीजिएगा, टेबल है इसका, ठीक है, इस कोड में, ठीक है। कितना होता है, 50 mm सलम के लिए जो डिजायर वर्कबिलिटी दिया गया है, उस कंडीशन में जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, नॉमिनल साइज कितना होता है, 3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए पीकॉट ओड वन आउट, इसमें से कौन सबसे अलग है, ठीक है। टैप द टेंशन फेल्योर, बताइए टेंशन फेल्योर इनमें से कौन नहीं है। हम लोग टेंशन में क्या जानते हैं जी, टेंशन में कौन कौन होता है, ग्रोस सेक्शनिंग होता है, बकलिंग शेयर होता है, नेट सेक्शनल रप्चर होता है, लेकिन ये नहीं होता, टोर्सनल नहीं होता उसमें। तो ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, एज पर IS 2386/4 द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना दिया गया है, सॉरी हाइट ऑफ फ्री फॉल निकालना है कुछ, और ये जो दिया गया है आपका वेट ऑफ हैमर दिया गया है। वेट ऑफ हैमर कितना है, 13.5 से 14 kg दिया गया है। इसका हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना होता है, 338 सेंटीमीटर ±5 mm, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए टर्बिडिटी वाला क्वेश्चन है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेड बाय द डिजॉल्व मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, क्या ये सही है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज इम्पार्टेड बाय डिजॉल्व मैटर प्रेजेंट इन वाटर, एकदम ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि जैक्सन टर्बिडिटी मैटर इन इज अ लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, एकदम सही है, ये सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ गया जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। IS 4562/2000 द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होता है जी, 4%। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो आप लोग तुरंत मार के आगे बढ़ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, क्या गलत पूछ रहा है, स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपैक्शन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बताइए कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट से आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट नहीं मार दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, ए वेल कंपैक्टेड सॉइल सो इंक्रीज द डेंसिटी व्हेन कंपेयर टू पुअरली कंपैक्टेड सॉइल। अगर हम पुअरली कंपैक्टेड सॉइल से कंपेयर करें तो क्या मेरा जो वेल कंपैक्टेड सॉइल है उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है ना, ठीक है भाई। सेकंड पढ़ते हैं, वेल कंपैक्टेड सॉइल सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, वेल कंपैक्टेड सॉइल, ठीक है, वेल कंपैक्टेड सॉइल सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। अगर मेरा सॉइल कंपैक्टेड भी है, पूरी तरह से कंपैक्ट है, पूरी तरह से पैक है, तो क्या वहां पर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा, वे बोल रहा है। ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि वेल कंपैक्टेड सॉइल इंक्रीज द डेंसिटी, ये मेरा सही है। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है कि मेरा सॉइल पूरी तरह से कंपैक्टेड है, पूरी तरह से पैक्ड है, ठीक है, पूरी तरह से एकदम डेंस टाइप में है, तो वहां पे क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। ए वेल कंपैक्टेड सॉइल सो रिड्यूस द कंप्रेसिबिलिटी, एकदम सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछ रहा था ना। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द नेचुरल वाटर कंटेंट है, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, इनमें से पूछ रहा है कि, अरे यार ये तो गलत टाइप कर दिया,
यहीं तक क्वेश्चन, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन और ये ऐड कर दिया, ये यहाँ से ये गलत है, ये दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया है। ठीक है, हम लोग को यही जानता है कि हम लोग को यही निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, ये क्वेश्चन कैलकुलेट द सॉरी, यहाँ तक सही है। एक मिनट, थोड़ा मैं आपको मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है यार। देखो हमको निकालना क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। वो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला, आई सी इजकल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। फॉर्मूला बैठाइए, लिक्विड लिमिट कितना है जी, लिक्विड लिमिट मेरा 22 है, माइनस वाटर कंटेंट कितना है, वाटर सॉरी 22 नहीं है ये, 22 नहीं है। लिक्विड लिमिट में कितना मेरा, लिक्विड लिमिट जो मेरा है 44 है, वाटर कंटेंट मेरा 22 है, डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट कितना है 44 है, माइनस प्लास्टिक लिमिट मेरा कितना है 19 है। घटाइए और आंसर लाइए, ये सब नहीं बताएंगे, इतना ईजी है। प्लस माइनस तो आप लोग हीरो है उसमें। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर, कौन सा इम्प्योरिटी पानी में प्रेजेंट नहीं रहता, क्या डिजॉल्व पूछ रहा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कौन नहीं रहता, डिजॉल्व इनमें से कौन डिजॉल्व नहीं है, सील्ड डिजॉल्व नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कि नहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में मार दीजिएगा, हो जाएगा गलती। बताइए पल्टन बिल, बहुत अच्छा से आपको बताएंगे, पल्टन बिल टर्बाइन इज एग्जाम्पल ऑफ ए इम्पल्स टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन होता है पल्टन व्हील। ठीक है, स्वेल क्या है, स्वेल कंपैक्शन, स्वेल सैंपल पोरोसिटी दिया हुआ है, निकलना क्या है, बर्ड रेशियो निकलेगा जी, निकलेगा। पोरोसिटी दिया हुआ है एन इजकल टू 25%, क्या निकालना है, ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा जी बताइए, निकलेगा इजकल टू क्या होता है, इजकल टू एन इजकल टू क्या होता है, एन इजकल टू ई बाई 1 प्लस ई, तो एन कितना दिया है 25%, 0.25 इजकल टू ई बाई 1 प्लस ई। हमको ये निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वल टू के बराबर इधर आ जाएगा, मतलब 0.25 इंटू 1 प्लस 0.25 इंटू ई इजकल टू ई। ठीक है, तो यहाँ से ई इसको माइनस कर दीजिए, और जितना आएगा उसको इसमें इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए ट्रेंगुलर वियर दिया गया। ठीक है, ट्रेंगुलर वियर, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि ट्रेंगुलर वियर एलवेज ए मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ग्रेट एज मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देन रेक्टेंगुलर वियर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कंपेरिजन पूछता है एग्जाम में, ये दोनों का कंपेरिजन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी क्या दिया गया है, ये ट्रेंगुलर बियर गिव्स ए लेस एक्यूरेट, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ट्रेंगुलर बियर एलवेज ए मोर एक्यूरेट देन रेक्टेंगुलर बियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं क्या है कि इन ए केस ऑफ ट्रेंगुलर बियर इज आल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ वियर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, द हाइट ऑफ वाटर ओवर द वियर इज द ओनली डेटा रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिस्चार्ज। ये एकदम सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, कहाँ गया जी, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका कल तो हम लोग ट्रेंगुलर बियर का फॉर्मूला भी देखे थे, क्या होता है 8/15 वाला देखे थे ना, फॉर्मूला भी देखे थे, आज उसका कॉन्सेप्ट पूछ दिया। तो मतलब देखिए, मतलब यही सब टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फॉर ओपन चैनल फ्लो, फॉर ओपन चैनल फ्लो hydraulic radius and characteristics length the flow is classified turbulent। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो दिया गया है, बताइए उसका रिलेवेंट समय कितना होता है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, आप लोग तो ये जानते हैं क्या हो गया जी, ये आपका लेमिनार हो गया, ये आपका ट्रांजिशन हो गया, ये अब क्या हो गया आपका टर्बुलेंट। ठीक है, बताइए क्या होता है इन इसका ट्रिक क्या था, आपको ट्रिक बताता हूँ, एक याद करने का तरीका। जैसे होता है ना, पाइप फ्लो में क्या होता है, फिर आपका प्लेट पैरेलल प्लेट रहेगा, उसके केस में क्या होता है, फिर आपका चैनल रहेगा, ओपन चैनल रहेगा, उसका केस क्या होता है। देखिए डबल पी सी
पी से आपका हो गया क्या, पाइप। ओ यार यहाँ नहीं लिखेंगे, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। क्या हो गया आपका ये आपका पाइप वाला केस हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या हो गया, पैरेलल प्लेट या फिर प्लेट प्लेट का केस लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आपका हो गया, ओपन चैनल, ओपन चैनल फ्लो। फिर है लास्ट में क्या है, सॉइल, ठीक है। ये चार स्टेट में मेनली आपका इस चार जो कैटेगराइज किया गया है, इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका इन ए केस ऑफ लेमिनार फ्लो, इन ए केस ऑफ लेमिनार फ्लो, ठीक है। लेमिनार फ्लो, सॉरी, इन ए केस ऑफ पाइप फ्लो, लेमिनार फ्लो का वैल्यू क्या होता है। इन ए केस ऑफ पाइप फ्लो, लेमिनार फ्लो, लेमिनार का वैल्यू कितना होता है बताइए तो। आर इज इक्वल टू लेस देन 2000, इसका कितना होता है, आर इज इक्वल टू 2000 से 4000 होता है ना। टर्बुलेंट में कितना होता है, ग्रेटर देन 4000 होता है, ठीक है। फिर हम लोग प्लेट प्लेट वाला केस आ गया था, कितना होगा, आर इज इक्वल टू लेस देन 1000। फिर जो ये आर इज इक्वल टू यहाँ 2000 आई थी, 4000 आई थी, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ये इसका 1000 हो जाएगा। इसका कितना होगा, आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आइए आप ओ सी एफ, ओपन चैनल फ्लो के केस में कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू, आर ई लेस देन, ये 500 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये 500 हो जाएगा। और ये जो है आर ई आपका होगा लेस देन कितना होगा, 1000 होगा, सॉरी ये 2000 होगा, ठीक है। ये आपका 2000 होगा, और यहाँ भी आपका आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2000 होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों में 2000 होता है, यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, ओपन चैनल के केस में पूछा था, टर्बुलेंट में, टर्बुलेंट में कितना होता है, ग्रेटर देन 2000, कहाँ गया जी, मोर देन 2000, ऑप्शन नंबर, देखे ना, यहाँ यहाँ ई पूछ दिया, सबसे लास्ट वाला पूछ दिया है, ठीक है। और पूछेगा सॉइल का केस में, तो आर इक्वल टू 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, इसी तरह इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which of the following classes, which of the following classes of water can be used for a propagation of a वाइल्ड लाइफ एंड फिशर्स, बताइए। उसके लिए एक अलग क्लासीफाई कर दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस क्लास में उसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उसे डी क्लास में रखा गया है, ठीक है। इसका अलग अलग क्लास है, ठीक है, जैसे डी क्लास में क्या है, फिर आपका ए क्लास में क्या है, बी क्लास में क्या है, इसी तरह अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह पूछ देगा आपका ए क्लास में किसको रखा गया है। अगर ए क्लास में पूछेगा तो ए क्लास में क्या आ गया आपका, ड्रिंकिंग वाटर को रखा गया है, ठीक है। इसी तरह आपका बी क्लास में पूछ देगा तो बी क्लास में पूछेगा तो क्या, आउटडोर बाथिंग, ठीक है, आउटडोर बाथिंग, ठीक है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेट ग्रेडर से है, जो कि मैं आपको बहुत चिल्ला के बताया था इस टॉपिक से। इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हो गया, डायगोनल स्टिफनर्स हो गया, ठीक है, लोड स्टिफनर्स हो गया, ये सब जितने भी इसमें पॉइंट्स आते हैं मैं आपको बहुत अच्छा से बताया गया हूँ, ठीक है, बता दिया हूँ। तो इसे याद करने का तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है, मैं इसका ट्रिक भी आपको बताया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए आप लोग जितने भी रेस्ट में सारे 7 पार्ट हुए हैं, 7 पार्ट का आप लोग जाके देख लें, क्योंकि आपको ना पता, आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, चाहे उसमें आप उसको सॉल्व करना आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं उसको ट्रिक से बताया हूँ, जो कि आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, जितने भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसका बात करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ए या स्टेटमेंट बी। द इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स, ठीक है, आई बी, ठीक है, आई से बी, बकलिंग एकदम सही है। द इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स इंक्रीज द बकलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द वेव बाय अ शेयर। क्या ये सही है गलत है बताइए, एकदम ये स्टेटमेंट सही है। इंटरमीडिएट बीम जो होता है
वो ऑलवेज इंक्रीज होता है, स्टिमुलस इंक्रीज द बकलिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, बकलिंग रेसिस्टेंस को ऑलवेज ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मैं आपको ट्रिक बताऊं कि इंटरमीडिएट स्टिमुलस कभी पूछ देगा, एक साइड इसका आपका एक साइड दे देगा इंटरमीडिएट स्टिमुलस और दूसरे साइड दे देगा इसका फंक्शन, ठीक है, जो कि एग्जाम में आया गया है। आपका पिछला सेट में आप देखिए इसी टाइप से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैं उसको अच्छा से बताया हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, वेन ए कंपैक्टेड शेयर, वेन ए कंप्यूटेड shear stress in a wave of a plate girder is less than the critical shear stress, intermediate stiffeners are theoretically not required। एकदम सही है, एकदम एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, इजी क्वेश्चन है, इसमें तो इसको मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, एकदम हमको भरोसा है, विश्वास भी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है जी, ऑल्सो नोन एज थिनर, किसको बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, पूरा पढ़िए। पेंट इज यूज टू थिन द पेंट, इंक्रीज द स्प्रेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई अकॉर्डिंग टू IS 10262 द मैक्सिमम अमाउंट of interrupted air to expected in a normal non-air entrained concrete is a maximum size of aggregate is used on a concrete is 10 mm। the volume of concrete क्या होता है बताइए, तो कितना होता है द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कितना होता है जी, कितना होता है, तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, बताइए। 10 mm का एग्रीगेट दिया गया है, इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ इंटरप्टेड एरिया कितना होता है, इंटरप्टेड एरिया कितना होता है, 10 mm आपका कितना होता है। देखिए प्ले को टेबल टेबल लिखा देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं जी। देखिए नॉमिनल मिक्स एग्रीगेट, नॉमिनल मिक्स एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंटरप्टेड एयर, इंटरप्टेड एयर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 10 mm है 10 mm है, 20 mm है, आपका 40 mm है, ठीक है। बताइए 10 mm में कितना इंटरप्रेट रहेगा, 20 mm में इंटरप्रेट एरिया कितना रहेगा, आपका 40 mm में इंटरप्रेट एरिया कितना रहेगा, ठीक है। देखिए अच्छा देखिए, तो 10 mm है, 10 mm का साइज तो बड़ा रहेगा, ठीक है, कि छोटा रहेगा, उसको बताइए। 10 mm का साइज छोटा रहेगा, तो यहाँ पर आपका जो एयर रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 1.5, ठीक है, 1.5%, ठीक है। आपका 20 mm है, तो इसमें कितना रहेगा, इसमें आपका 1% रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 1% रहेगा। और इसी तरह आपका 40 mm है, तो इसमें कितना रहेगा, सबसे कम रहेगा 0.8% रहेगा, ठीक है। मैं आपसे क्या पूछा था, 10 mm, यही तो मैं पूछा था आपसे, जो कि कितना होता है 1.5%, ठीक है। 10 में 15, 20 में 1, 40 में 8, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज अगर बढ़ रहा है, तो इंटरप्रेट एयर का वैल्यू, सॉरी ये इसका वैल्यू घट रहा है, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों में। इस टाइप से स्टेटमेंट वाइज भी आपको इसी 2 लाइन से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का एग्जांपल कौन सा है इसमें से, 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, 4 फेज सिस्टम, ये तो नहीं आप लोग मारेंगे, इतना तो विश्वास है। 1 फेज सिस्टम भी ना मारिएगा, बात रहा 2 या 3, तो याद रखिएगा कि एलवेज फुल्ली सैचुरेटेड बोलेगा ना, तो एलवेज क्या होगा आपको 2 फेज सिस्टम, ना कि 3 फेज सिस्टम मार दीजिएगा, फुल्ली सैचुरेटेड बोला है, ठीक है, जो कि एलवेज 2 फेज सिस्टम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, according to IS 1121, ठीक है, the diameter of lateral dimension, the diameter of lateral dimension between the opposite vertical face of a test piece of a stone used for the finding its compressive strength should not be less than, बताइए बताइए क्या होगा जी। द डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन किसका, अगर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो एग्रीगेट यूज करते हैं उसका डायमेंशन कितना होता है, 50 mm, 100 mm, 25 mm, 75 mm। तो याद रखिएगा एलवेज
कितना होता है 50 mm, याद रखिएगा कितना होता है 50 mm। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। बताइए, इजी क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ ए बी लाइन कितना है, ए बी लाइन होल सर्किट बियरिंग सिस्टम इज फाउंड टू बी, इतना दिया गया है, निकालना क्या हमको, कोरेंटल बियरिंग। कैसे निकलेगा जी? ये हो गया ना, यहाँ क्या आपका कोरेंटल बियरिंग है, डब्ल्यू सी बी है। ठीक है, कोरेंटल बियरिंग पहले हम लोग डब्ल्यू सी बी लिख लेते हैं। थीटा इजकल टू कितना होता है, थीटा इजकल टू 0 से 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, थीटा इजकल टू 180 माइनस 90 माइनस 180। एक मिनट एक मिनट, इसमें कितना होता है, थीटा इजकल टू 90 माइनस 180। इसमें थीटा इजकल टू कितना होता है 180 माइनस 270। इसमें थीटा इजकल टू कितना होता है 270 माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोरेंटल बियरिंग में। कोरेंटल बियरिंग में क्या होता है, साउथ, और यहाँ कितना हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, पहले हम लोग यहीं चलते हैं जी, साउथ ईस्ट, फिर हम लोग जाएंगे साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट जाएगा, इसी तरह घूमेगा। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू में कितना आता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर आपका साउथ वेस्ट जाएगा, साउथ वेस्ट में कितना होगा, थीटा इजकल टू थीटा माइनस 180। ठीक है, आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, फिर आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो कि कितना होता है 360 माइनस थीटा। हमको निकालना क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है, मेरा दिया गया है, मेरा होल सर्किट डब्ल्यू सी बी दिया गया है। ठीक है, डब्ल्यू सी बी दे दिया, कितना है 105 से 105 डिग्री 30 मिनट। हमको निकालना क्या, कोरेंटल बियरिंग। ठीक है, क्या निकालना है, क्या निकालना हमको, कोरेंटल बियरिंग निकालना है। ठीक है, तो कोरेंटल बियरिंग निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 100 होल सर्किट बियरिंग में कितना है 105 डिग्री, मतलब इसके बीच लाई करेगा। ठीक है, तो इसके बीच आपका जो कोरेंटल बियरिंग होगा, और इसमें तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट एक मिनट, इसको मैं, अरे इसका वैल्यू मतलब जो होता है ना, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है, देखिए डब्ल्यू सी बी है। ठीक है, आपको कोरेंटल बियरिंग है, तो इसमें क्या होगा नॉर्थ थीटा ईस्ट। ठीक है, इसके बाद मेरा कितना है 90 से 180 है, इसमें आपका क्या होगा साउथ से आपका ईस्ट जाएगा, जिसमें आपका थीटा सॉरी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपका फिर आपका साउथ से वेस्ट जाएगा, जिसमें आपका जो रहेगा थीटा माइनस 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा तीसरा, फिर आपका चौथा क्या हो जाएगा, आपका जो रहेगा 360 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा साउथ के क्या, साउथ का नॉर्थ, और वेस्ट का वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हमको देखना क्या, मेरा वो डब्ल्यू सी बी दिया हुआ कितना 105 डिग्री। ठीक है, किस में जा रहा है, मेरा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस 105 डिग्री 180 से हम लोग माइनस करेंगे कितना 105 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा जी, देखिए तो लगभग में कितना जाएगा, इसका आंसर देखिए, आंसर ही मिलाइए 105 है, तो इसका आंसर तो आपका 74 आएगा। ठीक है, ज़्यादा देख लीजिए, नहीं से उतना दिमाग नहीं लगाइए, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि नहीं हम लोग आराम से 180 लिखेंगे, फिर नीचे फिर 105 लिखेंगे, उतना नहीं, सीधे देखिए किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, उसके आंसर मार के आगे बढ़िए। आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टेटमेंट दिया गया है ए और बी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑपरेशन इम्प्लाई इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ आपका ऑपरेशन जो हो रहा है उसका आपका स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि ऑब्जेक्शनेबल गैसेस, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल गैसेस सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर volatile odorous substance present in water can be removed by the bubble of aeration technique। एकदम सही है।
एरिएशन टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरिएशन में क्या पढ़ते हैं कि एरिएशन जो मेथड होता है उसमें हम लोग क्या रिमूव करते हैं, हम लोग जानते हैं उसमें से गैस रिमूव होता है, जितने भी हार्मफुल गैसेज लाइक H2S हो गया, C2S हो गया, फिर आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे जो जितने भी आपका इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि रिमूव करता है कौन, आपका एरिएशन प्रोसेस में होता है रिमूव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है कि केमिकल, ठीक है, केमिकल कोएगुलेशन टेक्निक रिमूव द सस्पेंडेड एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, क्या ये सही है, एकदम सही है। जब हम लोग कोई भी हम लोग जानते हैं कि कोएगुलेशन क्या होता है, जब हम किसी भी कोएगुलेशन क्या होता है कि जब हम लोग कोएगुलेशन में हम लोग केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने टाइम उसमें जो भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स है और साथ में जो कि घुला हुआ है वो दोनों को रिमूव करता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल को आपका रिमूव करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, मतलब और स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए IS 456/2000 द मिनिमम कवर, ठीक है, नॉमिनल कवर किसका पूछ रहा है, RCC के केस में वो तो देखना नहीं है, नॉमिनल कवर इन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम होता है ना जी। बताइए कितना होता है, 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75, 75 ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एज पर IS 456/2000 द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन एंड नॉट बी लेस देन कितना से कम नहीं होना चाहिए, बताइए। इन्हें कॉलम के कैसे पूछ रहा है, बताइए कितना से कम नहीं होना चाहिए, 0.8% से, सॉरी हाँ ठीक है, 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, तो दो ऑप्शन दे दिया है, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, ठीक है। और उसमें जो बोल रहा है कि जो डाया होगा, डाया जो होगा कितना से कम नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के केस में 12 mm, मेन बार जो होता है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वाटर कंटेंट इन ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट 15%, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, बताइए कल मैंने आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताइए तो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी, कल मैं आपको बताया था ना कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा कहाँ है, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो दिया, सेचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया गया है, वॉइड रेशियो दिया गया है कितना है 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा कैसे बताइए, कैसे निकलेगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको निकालना है, बताइए कैसे निकलेगा, बताइए, हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है, कैसे निकलेगा, अरे बुद्धू ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वही तो देख रहे थे कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालिएगा सो, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लेगा अरे भाई, क्या लगेगा सहवाग वाला, AC इजकल टू WG, यहाँ से ना लगेगा जी। देखिए तो इसमें से आपका आपका क्या नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है, G भी दिया है, E भी दिया है, वॉइड जैसे मतलब ऐसे यहाँ से ना निकलेगा, W कितना गया देखिए तो 0.15%, G आपका 2.7 है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बताइए तो, ये आपका 0.5 दिया गया है, इजकल टू यहाँ से निकाल दीजिए S निकलेगा ना यहाँ से, जो निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर शाफ्ट जो कि 40 mm डायमीटर का दिया गया है, रिक्वायर्ड टू ए ट्रांसमिट टॉर्क फॉर ए वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, फाइंड द सेफ टॉर्क which the shaft can transmitted if the shear stress is not exceed 32 MPa। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले बताइए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बताइए तो। सर्कुलर शाफ्ट दिया गया है, ठीक है, टॉर्सनल का एक टॉर्सनल चैप्टर से है, ठीक है, तो सर्कुलर शाफ्ट दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, T बाई क्या होता है, टॉर्सनल इक्वेशन, क्या होता है T/J इजकल टू
जी थीटा बाई एल इजकल टू टाउ बाई आर। ये तो आप लोग जानते ही हैं यार, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, देखिए तो हमको दिया क्या है, सर्कुलर शाफ्ट का डाया दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है टॉर्क निकालना है, ठीक है। और फाइंड द सेफ टॉर्क निकालना है, जो कि हमको और क्या दे और दिया क्या हमको, इफ द शियर स्ट्रेस दे दिया है, ठीक है। शियर स्ट्रेस दे दिया गया है। बताइए टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, टी इजकल टू, सॉरी शियर स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है बताइए तो, 16T डिवाइडेड बाई पाई डी के पावर 3। ये तो आप लोग नहीं जानते हैं जी, ये तो आप लोग जानबे करते हैं। तो इसमें बैठाइए फॉर्मूला, इसमें बैठाइए, मतलब वैल्यू कितना होगा, टाउ इजकल टू टी 16T। टी तो हमको क्या करना है, टी निकालना है। पाई, पाई के टर्म में आंसर चाहिए। डी डाया कितना गया है 40, तो 40 का हम लोग क्यों करेंगे, यहाँ से ना निकल जाएगा। अब मेरा टाउ कितना दिया है देखो तो, शेयर स्ट्रेस कितना दिया है 32 दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 32। 32 इजकल टू 16T डिवाइडेड बाई पाई डी के 40 की पावर 3। यहाँ से आप लोग टी निकाल लीजिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि इसका इसका जो आंसर आपका आएगा 1.28 आएगा, ठीक है। सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं, पाई के टर्म में पूछ रहा है, पाई को काटना नहीं है, पाई को एज इट इज रहने देना, क्योंकि पाई के टर्म में मेरा आंसर दिया गया है, ठीक है। बताइए अकॉर्डिंग टू IS 12269 इनसोल्यूबल रेसिड्यू इन OPC 53 ग्रेड, बताइए कितना बचता है। इजी क्वेश्चन है, बताइए जी। इनसोल्यूबल रेसिड्यू कितना बचेगा इन ए ग्रेड ऑफ 53 ग्रेड OPC सीमेंट में, बताइए क्या है, कितना 4%, याद रखिए कितना 4%। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ एट ए 28 डेज, जिसका कि एम दिया है 25 दिया है कंक्रीट का, बताइए स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है 4 दिया है, बताइए कैसे निकलेगा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है ना। तो निकालिए, चलिए फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर। टारगेट मीन एफ एम इजकल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है क्या। और यहाँ सिग्मा छूट गया था ना, सिग्मा, ठीक है। चलिए FCK कितना दिया है 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा मेरा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 न्यूटन 0.6 न्यूटन पर mm², ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग ए लिग्नो सेल्यूलोज मटेरियल which are aggregated formed and pressed together by the using of organic binder is the presence of heat and pressure और टेम्परेचर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ पार्टिकल बोर्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, बताइए क्या, इफ ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूडियल लोड थ्राउट द स्पान द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। दूसरा देखते हैं क्या है दूसरा कि आपका एक कैंटिलीवर बीम में इज सब्जेक्टेड टू ए यूवीएल लोड, थोड़ी क्या है, यूवीएल लोड है। थ्राउट इट्स स्पान द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 ऑफ ए स्पान मेजरिंग फ्रॉम ए जीरो इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल लोड, ये रॉन्ग है। पहला पढ़ते हैं एक बार, द यूडियल लोड सॉरी ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूडियल लोड थ्राउट इट्स स्पान द shear force bending moment diagram is will be क्यूबिक पैराबोला, ये भी रॉन्ग है, पैराबोला बनता है, मतलब दोनों ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब दोनों ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल एक्सपेक्टेड ऑफ ए फाइन एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट, बताइए इनमें से कौन सा जो कॉन्क्रीट में उसका मतलब नॉट ए रोल, मतलब उसका रोल नहीं होता है फाइन एग्रीगेट में, क्या करता है, फिलेट द वॉइड्स बिटवीन द कॉन्क्रीट, ये तो सही एकदम है। जब मेरा बड़ा बड़ा एग्रीगेट है, जब उसमें छोटा एग्रीगेट फिल करेगा तो बेसिकली उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो उसका वर्कबिलिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। रिएक्ट द सीमेंट कंक्रीट, ये तो कुछ मतलब नहीं है। मेक द कंक्रीट स्टिफ एंड डेंस, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए बार ऑफ 22.5 मीटर सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल पुल 200 किलो न्यूटन, इफ द चेंज इन लेंथ ऑफ ड्यू टू अप्लाइड लोड 5 mm, कैलकुलेट द लीनियर स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय द बार द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। बताइए लीनियर स्ट्रेन निकालना है, कैसे निकलेगा जी? बताइए लीनियर स्ट्रेन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा जी? चलिए देखते हैं। जब हम लोग लोड लग रहा है चेंज इन लेंथ, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है 5 mm, ठीक है। तब 5 mm डिवाइडेड बाई mm में दिया गया है ना, mm में वैल्यू है ना, तो हम लोग 5/1000 लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा 0.005, ठीक है। ये क्या है? द चेंज इन लेंथ, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड लोड 5 mm, ठीक है। लोड अप्लाई करने के बाद जो 5 mm मेरा चेंज इन लेंथ हो रहा है मेरा कितना निकल गया 0.005, ये आपका मीटर में हो गया, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल लेंथ मेरा कितना दिया है देखिए, तो ओरिजिनल लेंथ कितना मेरा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग लीनियर स्ट्रेन लीजिएगा, लीनियर स्ट्रेन निकल जाएगा यहाँ से। क्या होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ मेरा कितना गया, चेंज इन लेंथ मेरा 0.005 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ 2.5। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है जी 0.002, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए द वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन एज पर IS पर 562/2000 कैलकुलेट द मॉडुलर रेशियो। क्या होता है M इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, ठीक है। 280 दिया गया है, 3 गुना CBC का वैल्यू कितना दिया गया, CBC का वैल्यू मेरा दिया गया है 10 दिया है, 10 दिया है जी, 0 0 काट दीजिएगा, 3 से 7 या 21, देखिए तो कहीं कट रहा है, 9 या 27, 9 से कटेगा, 9 या 27 एक ही को है ही है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट टू कैलकुलेट द करेक्शन ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। बताइए क्या होता है करेक्शन ऑफ कर्वेचर का 0.678, 0.678 या फिर 0.785। बताइए करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है 0.785, याद रखिएगा 0.785 d², जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि एज पर IS 1130 मार्बल क्या है, मार्बल स्लैब shall be सप्लाई विद द थिकनेस दैट रेंज ऑफ। मार्बल का स्लैब क्या होगा बताइए, सॉरी मार्बल स्लैब जो है उसका थिकनेस पूछ रहा है, जो कि सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब कहीं बेचता है, सप्लाई करता है, सप्लाई मतलब समझ रहे हैं आप लोग, किसी दूसरे स्टेट में जो सप्लाई होता है उसका आपका क्या पूछ रहा है थिकनेस कितना होता है। याद रखिए कितना होता है 20 से 150 mm, कितना 20 से 150 mm, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेडिंग कैरेक्टरिस्टिक एस्टिमेटेड फ्रॉम अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कौन नहीं है, डी नहीं है, बाकी तो सब है ही है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। बताइए तो इनकरेक्ट क्या होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा आपको गलत दिया गया है। ठीक है, in case of repair or break done in a pipe, the area of connected to that the pipe will be continue to receive water from another pipe in a grid array system। एकदम सही बोल रहा है। sediment accumulated due to oxidation can be caused by a bacterial growth in a dead end system, ये भी सही है। less number of cut off valve are necessary in a case of circular distribution system when compared to the dead end system, एकदम गलत बोल रहा है, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये मेरा सही है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेटर सुटेबल फॉर ए कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, जिसका क्या थिकनेस कितना दिया है लेस देन 20 mm, इसके लिए हम लोग कौन सा वाइब्रेटर यूज करते हैं
सरफेस वाइब्रेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम से, अस्क्रीड वाइब्रेटर, अस्क्रीड वाइब्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी द concrete to fall from a certain height to a concrete compact partially is known as कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। आप लोग देखें ना, चार को होपर रहता है, ऊपर से गिरता है, फिर एक दूसरे में गिरता है, फिर तीसरे में गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया है सीवर अप्रेंटिसेस का, ठीक है, जो कि हम लोग सीवर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। लैंप होल में बी लोकेटेड, लैंप होल में बी लोकेटेड वेयर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन और ग्रेडियंट ऑफ द सीवर इज बिटवीन टू क्लोज स्पेस मैनहोल, एकदम सही बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि फ्लशिंग टैंक सेल बी कंस्ट्रक्टेड when there is a steeper down gradient along the alignment of the sewer line। बताइए कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, ये गलत है, फ्लशिंग टैंक ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन मेरा सही है। ए इज करेक्ट, कहाँ गया जी, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर अपन चैनल फॉलो, बताइए अभी मैं बताया था सेम क्वेश्चन, कितना होता है फोर अपन चैनल फॉलो हाइड्रोलिक रेडियस, किसका पूछ रहा है, इन्हें लेमिनार फ्लो के केस में कितना होता था जी, याद कीजिए। लेमिनार में आर ई लेस देन 200 2000, फिर आपका 1000, 1000 वाला आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा लेस देन, सॉरी लेस देन 500 होगा यार, सॉरी लेस देन 500 होगा, सही लेस देन 500 होगा, लेस देन 500 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पीछे मैं आपको बताया हूँ कि पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यही ट्रिक याद रखिएगा। फ्रेंच पॉलिश बर्निश इज ए टाइप ऑफ ए स्पेयर बर्निश, इसी को और क्या बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है जो कि मैं पीछे जितने भी सेट हुए सेम क्वेश्चन में कराया हूँ कि उसको asphalt बर्निश को हम लोग क्या बोलते हैं। इसके 2-3 नाम 4 नाम है जो कि एग्जाम में आपको हर एग्जाम में पूछता है। वाटर बर्निश क्या होता है, फ्लैट बर्निश क्या होता है, मैं सारा डिस्कस किया हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा तभी ना। देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ए कंटूरिंग, बताइए इनडायरेक्ट मेथड कौन है इसमें से, कंटूरिंग ऑफ अ स्क्वायर, कंटूरिंग बाय अ स्क्वायर, कंटूरिंग बाय क्रॉस सेक्शन, कंटूरिंग बाय ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, कंटूरिंग ऑफ ए टेकोमेट्री सर्वे। देखिए ये जो है ना, कंटूरिंग बाय अ स्क्वायर, कंटूरिंग बाय क्रॉस सेक्शन, कंटूरिंग बाय ए टेकोमीटर, ये जो आपका 3 है ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ए कंटूर, ये मेरा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना स्कोर आया, पहले आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, क्या प्रीवियस जितने भी सेट्स में देख रहे हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा कि आप प्रीवियस सेट देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक मेरा जो सेट हुआ है, सारा क्वेश्चन एक दूसरे सेट से मतलब मिलता जुलता है अधिकतर। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, बताया भी हूँ। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहे। कल आपका नेक्स्ट सेट 8 नंबर, ये तो आज 8 है, अभी अपलोड हो जाएगा, जो कि मैं टाइम दिया था 9 बजे, लेकिन 9:15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9:30 तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल। अपना शरीर का ख्याल रखें, आप पढ़ाई निरंतर रखें, क्योंकि DDAJ का एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।